नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की जो बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कल कैबिनेट की विशेष बैठक बुलाई है। कैबिनेट बैठक में चुनाव आयोग से एमएलसी चुनाव कराने की मांग की जाएगी। दरअसल 27 मई तक उद्धव का चुना जाना जरूरी है। इस बीच महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने आज राज्यपाल से मुलाकात भी की है। सूत्रों से खबर आ रही है कि नेताओं को राज्यपाल से भरोसा नहीं मिला है। आपको बता दें कि उद्धव किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। एमएलसी चुनाव पर चर्चा संभव है। कैबिनेट की बैठक में एमएलसी चुनाव सीधे हम रुक करेंगे। संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। साहिल, क्या पेच सामने आ रहा है पूरी इस जद्दोजहद का? देखिए, मामला यहाँ से शुरू होता है जब महाराष्ट्र के कैबिनेट ने उद्धव ठाकरे का नाम सजेस्ट किया था महाराष्ट्र के गवर्नर को कि इन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी एमएलसी बना दिया जाए। अब यह नौबत इसलिए आई क्योंकि उद्धव ठाकरे किसी भी सदन के सभासद नहीं है। मुंबई महाराष्ट्र में असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जी। और जिससे वो सभासद बनने वाले थे। अप्रैल महीने में लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होना था जिसमें 9 सीटें चुनकर भेजनी थी, लेकिन वो चुनाव इलेक्शन कमीशन ने पोस्टपोन कर दिए क्योंकि कोविड की सिचुएशन बनी हुई थी। जी, अगर चुनाव नहीं होता है तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होगा, क्या उद्धव की कुर्सी संकट में आ जाएगी? साहिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें 27 मई तक उद्धव ठाकरे का एमएलसी चुना जाना तय है। महाराष्ट्र में 2 सदन हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद, और इन दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं उद्धव ठाकरे। और ये नियम है कि 6 महीने के अंदर अंदर आप अगर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं तो या मंत्री बन गए हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको विधानसभा के किसी एक सदन की, अगर 2 सदन है किसी राज्य में, तो किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। ऐसे में जो समय सीमा है उद्धव के लिए तय वो है 27 मई। उससे पहले इन्हें सदस्य होना होगा विधानसभा के किसी सदन का। सीधे हम रुक करेंगे। एक बार फिर से साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, अगर चुनाव नहीं हो पाता है किन्हीं कारणवश तो फिर सीधा मतलब यह है कि संकट है कुर्सी पर उद्धव की। जी बिल्कुल है। और इसी से बचने के लिए दरअसल गवर्नर से महाराष्ट्र के कैबिनेट ने जो प्रस्ताव भेजा था वो यही भेजा था कि गवर्नर अपने कोटे से महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 सभासदों को भेजा जा सकता है, यानी उन्हें विधायक बना सकते हैं जी। लेकिन और उन्हें महाराष्ट्र कैबिनेट का जो प्रस्ताव है वो मानना पड़ता है। लेकिन गवर्नर फिलहाल उसको मानने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं या समय निकाल रहे हैं, जिसके चलते अब कल एक बार फिर महाराष्ट्र की कैबिनेट बुलाई गई है। हालांकि उनके पास 1 महीने का समय है लेकिन तब तक वो नहीं रुकना चाहते। कल एक बार फिर कैबिनेट 11 बजे बुलाई गई है। हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया जाएगा और कहा जाएगा कि महाराष्ट्र में सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है और इसी के चलते महाराष्ट्र में चुनाव ना हो, महाराष्ट्र में ये संकट पैदा ना हो कोविड की सिचुएशन में। फिर इलेक्शन कमीशन यहाँ पर चुनाव एमएलसी के ले 9 सीटों पर चुनाव लिया जाए और बाकायदा महाराष्ट्र के कैबिनेट को बचाया जाए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास जाया जा सकता है। अगर ये नहीं होता है तो पूरे सरकार फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो दोबारा महाराष्ट्र में करनी पड़ेगी। तब तक गवर्नर रूल लागू हो जाएगा और आज की सिचुएशन में जब कोविड से महाराष्ट्र का राज्य जूझ रहा है, ये सिचुएशन में ये करना काफी मुश्किल है और इसके लिए ये पूरी जद्दोजहद चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल इस पूरी बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश में साधुओं की हत्या पर बीजेपी के पुराने सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया और सलाह दी कि इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। ये 2 लाइन सुनने में जितनी सरल लग रही हैं उतनी है नहीं। साहिल जोशी से समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक फोन लगाया। फोन कॉल में उन्होंने यूपी के बुलंदशहर में एक मंदिर के अंदर 2 साधुओं की जो हत्या हुई है वो मुद्दा उठाया और कहा कि ये इस तरीके की घटनाओं को रोकना चाहिए, बिना किसी राजनीति को बीच में लाए ऐसे अमानवीय कृत्यों को रोकने की जरूरत है। इसे किसी भी तरीके से कम्युनल रंग या सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या कोई ऐसा कॉल बिना राजनीति के हो सकता है?
दरअसल उद्धव ठाकरे का योगी आदित्यनाथ को यह फोन कॉल उस फोन कॉल का बदला था जो योगी ने उद्धव ठाकरे को किया था जब पालघर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार बार बार यह बताने की कोशिश कर रही थी कि इस मामले में पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, 100 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद बार बार इसे कम्युनल रंग देने की कोशिश हो रही थी। यह कहा जा रहा था कि साधुओं पर महाराष्ट्र में इस तरीके से अत्याचार कैसे हो सकता है, और इसी के चलते जब बुलंदशहर में साधुओं का मर्डर हुआ और वो भी मंदिर के अंदर, तो उद्धव ठाकरे ने हिसाब बराबर कर दिया और सीधे कॉल लगाया योगी आदित्यनाथ को। इससे पहले शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने सुबह सुबह ट्वीट करके कहा कि यह बहुत ही भयानक घटना है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके की घटनाओं को राजनीतिक रंग या कम्युनल रंग नहीं दिया जाना चाहिए जिस तरीके से पालघर की घटना को दिया गया था। तो दरअसल महाराष्ट्र सरकार का यह बार बार कहना था कि स्थानीय लोगों को यह लगा था कि वो जो साधु महाराष्ट्र में जिनका मॉब लिंचिंग हुआ था वो बच्चा पकड़ने वाले गिरोह से जुड़े हुए और इसी के चलते यह लिंचिंग हुई है। इसका जात पात या धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कई लोग, राइट विंग के कई लोग ये बार बार ये कहते रहे कि किसी ना किसी तरीके से इसमें कोई कम्युनल रंग हो सकता है, और इसी के चलते विश्व हिंदू परिषद ने, जिसका मैंने जिक्र किया, विश्व हिंदू परिषद ने इस लिंचिंग को हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश कहा। तो इसी के चलते अब लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह पलटवार किया गया है। महाराष्ट्र में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,500 से ज्यादा हो गई है। उधर मुंबई पुलिस में भी संक्रमण बढ़ रहा है। इसको देखते हुए पुलिस ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। वैसे तो वायरस से लोहा लेता हर शख्स बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कम संसाधनों के बीच पुलिसकर्मी जबरदस्त चुनौती का सामना कर रहे हैं। यही वजह है कि देश के सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित इलाके में तैनात महाराष्ट्र पुलिस में संक्रमण तेजी से फैला। अब तक महाराष्ट्र में 112 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 20 अफसर और 92 पुलिस कांस्टेबल हैं। 3 पुलिस वालों की अब तक मौत भी हुई है। मुंबई के बीचों बीच एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में 300 से ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 14 की अब तक मौत की खबर है। सरकार ने इस इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया है। पुलिस के लिए यहाँ लॉकडाउन का पालन करना भारी चुनौती है। इस वक्त हम एशिया के एक सबसे बड़े स्लम और मुंबई शहर के एक कोविड रेड जोन में मौजूद हैं, धारावी। धारावी में इस वक्त 288 टोटल पॉजिटिव केसेस ऑफ कोविड-19 आ चुके हैं, जिसमें से 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ऐसे समय पे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सपोर्ट स्टाफ है, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस पर्सनल, इमरजेंसी वर्कर्स हैं, ये लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं। इनका रिस्क ज्यादा है इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन से इस पैंडेमिक के खिलाफ ना सिर्फ लड़ रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, पर उसका इम्पैक्ट भी लोगों पे कम लोगों पे पड़े, कम लोगों को महसूस हो, इसकी पूरी पुलिस घंटों काम करती है। कोरोना से बचने के लिए नाम मात्र के प्रोटेक्शन किट हैं। परिवार वाले डरे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके उत्साह में कोई कमी नहीं। हम लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखे काम कर रहे हैं। हमारे फैमिली को भी हमने किस तरह से खुद को मजबूत, स्वस्थ और स्वच्छ रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी दे रहे। हमारे बहुत से जो सीनियर ऑफिसर लोग हमको बार बार व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज देके कैसे खुद को अच्छा रखना है वो बता रहे हैं। हम फैमिली को भी इसी तरह से कर रहे हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के इलाके में तैनात मुंबई पुलिस ने अब अपने जवानों के लिए कुछ अहम और बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत 55 साल के ऊपर का कोई पुलिसकर्मी ड्यूटी नहीं करेगा। उन्हें छुट्टी दी जाएगी। 12 घंटे लगातार काम करने के बाद पुलिस कांस्टेबलों को 24 घंटे की छुट्टी मिलेगी। मुंबई के हर कोविड अस्पताल में पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बेड आरक्षित किए जाएंगे। हर पुलिसकर्मी को मास्क, सैनिटाइजर समेत सुरक्षा की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कोविड-19 के खिलाफ हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस जंग में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका सबसे अहम है। ऐसे में उनकी सेहत की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। जल्द ही मुंबई में पुलिसकर्मियों को पीपीई किट मुहैया कराने की तैयारी चल रही है। तनुश्री पांडे और सौरभ वक्तानिया के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।
पुलिस अपनी जान खतरे में डालकर कोरोना के संक्रमण को रोकने में लगी है, पर कुछ लोगों की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी है कि वो पुलिस पर ही अटैक कर देते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए लोगों को पुलिस हटवाने पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया। इन पुलिस वालों का कसूर सिर्फ इतना है कि ये अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इन्हें खबर मिली थी कि औरंगाबाद के बिटकिन गांव की मस्जिद में 40 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये लोग मस्जिद पहुंचे और लोगों से अपील की कि वो यहाँ इकट्ठे न हो, इससे कोरोना संक्रमण का खतरा है। लेकिन स्थानीय लोगों ने बजाय इनकी बात सुनने के इन पर हमला कर दिया। पुलिस पर पत्थर फेंके गए। यही नहीं, इलाके में मौजूद महिलाओं ने भी पुलिस पर हमला बोला। तुरंत हमारी दोनों पेट्रोलिंग जो व्हीकल्स थी वो वहाँ पे पहुंची। उनमें से कुछ लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन, पुलिस थाने जब लाया जा रहा था तब हमारे लोगों के ऊपर वहाँ के जो रहने वाले हैं उन लोगों ने वहाँ पे पथराव किया है। मेरे एक ऑफिसर को चोट आई है, बाकी दो मेरे जो हेड कांस्टेबल्स है उनको भी चोट आई है। बाद में बड़ी संख्या में फोर्स आने के बाद हमलावर भाग गए। पुलिस ने 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जख्मी पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। ये हाल तब है जब औरंगाबाद रेड जोन में है। यहाँ पर कोरोना के 95 मामले हैं। बड़े शर्म की बात है कि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, लॉकडाउन का पालन हो, इस कोशिश में महाराष्ट्र के 3 पुलिस वाले अपनी जान गंवा बैठे हैं। 112 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं और फिर भी कुछ लोग उन पर पत्थर बरसा रहे हैं। केस इस तरीके से बनाई जाएगी, इस तरीके से अच्छे से सारे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे ताकि जो माननीय कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें भी उसका कन्विक्शन हो। वहीं दूसरी तरफ ऐसे उदाहरण भी हैं। पुणे के आजम कैंपस के अंदर स्थित मस्जिद को कैंपस ट्रस्टी ने क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया है। क्वारंटीन सेंटर बनने वाली ये देश की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हॉल में कोरोना के संदिग्ध पुरुषों को रखा जाएगा, जबकि दूसरे हॉल में कोरोना संदिग्ध स्त्रियों को रखा जाएगा। कोरोना संदिग्धों के लिए दोनों वक्त का खाना, चाय, नाश्ते का इंतजाम भी आजम मस्जिद के अंदर ही किया गया है। कुल 130 कोरोना संदिग्धों को इस मस्जिद में रखा जाएगा। उनको हमने क्वारंटाइन के लिए जगह दी है। उनको हम लोग खाना, दोनों टाइम पे खाना और चाय वगैरह, नाश्ता वो सब देने वाले हैं। और वैसे ही हमने लेडीज लोग के लिए भी यूनानी हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किया है। वहाँ पर 50 लेडीज आने वाले, दोनों मिला के 130 पेशेंट कोरोना के वहाँ पर आने वाले। जो नेगेटिव पेशेंट है उनको हम क्वारंटाइन करने के लिए वो जगह दे रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मामले पुणे जिले में है। करीब 1264 लोग यहाँ कोरोना पॉजिटिव है। एक वो मस्जिद है जहां लोग लॉकडाउन होते हुए भी नमाज पढ़ने की जिद कर रहे थे, और एक ये मस्जिद है जिसे क्वारंटीन वार्ड में तब्दील कर मानवता की, इंसानियत की मिसाल कायम की गई। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। मुंबई में बीएमसी ने बार बार प्राइवेट नर्सिंग होम और डॉक्टरों से अपने क्लिनिक खोलने के लिए कहा है। बीएमसी ने कहा है कि वो ऐसा नहीं करने पर एक्शन लेगी। क्या प्राइवेट डॉक्टर अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल खोल रहे हैं? ग्राउंड रियलिटी जानी हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे ने। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उन सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को और क्लिनिक्स को ये चेतावनी दी है कि अगर वो अपनी फैसिलिटी को नहीं खोलते हैं तो एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। बीएमसी ने ये भी कहा है कि वो सभी हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स जो ऐसे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स को खोलने से रोकते हैं, किसी भी तरीके की अड़चन डालते हैं, उन सभी के अगेंस्ट एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीएमसी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मुंबई में ही बहुत सारे नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स अपनी फैसिलिटीज, अपनी सेंटर्स बंद करके, जब से भी लॉकडाउन शुरू हुआ था उनके फैसिलिटीज बंद थे और उनका ये कहना था क्योंकि एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, उनकी कुछ लोगों की बिल्डिंग सील है, एक डर का भी माहौल है, इसलिए एम्प्लॉयज नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनको अपनी जो सेंटर्स हैं उनको बंद रखना पड़ रहा है। मुंबई में कोरोना की सबसे बुरी मार पड़ी है। कोविड-19 मरीजों की संख्या 6000 पहुंचने को है।
इस समय जब डॉक्टरों और अस्पतालों की सबसे ज्यादा जरूरत है तो कुछ निजी डॉक्टर अपने अस्पताल और क्लिनिक नहीं खोल रहे। जो अस्पताल खोले थे उनमें 200 से ज्यादा डॉक्टर और नर्स कोरोना संक्रमित पाए गए, इसलिए उन्हें भी बंद करना पड़ा। ऐसे में जो अस्पताल इस समय चल रहे हैं उन पर काफी काम आ गया है। सरकार ने भी निजी डॉक्टरों को काम शुरू करने को कहा है। कुछ क्लिनिक्स हैं जो उनकी बात मान रहे हैं, डायरेक्टिव को सीरियसली ले रहे हैं, बट कुछ क्लिनिक्स अभी भी अपना सेंटर नहीं खोल रहे हैं। हम इस वक्त पे मौजूद है अंधेरी वेस्ट में, और इसी सेम बिल्डिंग में 2 हेल्थ केयर फैसिलिटी हम आपको दिखाएंगे। एक जो 50% से कम वर्कफोर्स के साथ भी काम कर रही है और एक ऐसी जो अभी भी बंद है। इस मुद्दे पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि निजी डॉक्टर तो अपने क्लिनिक खोलना चाहते हैं, लेकिन उनका स्टाफ जैसे नर्स और वार्ड बॉय काम पर नहीं आ रहे हैं। डॉक्टर अपने स्टाफ को पीपीई देने के लिए भी तैयार है। सबको योग्य तरह से पीपीई प्रोवाइड करके ही काम किया जा रहा है। इसके बारे में कोई शंका कोई स्टाफ ने रखने का जरूरत नहीं है। और ये पीपीई जो है ये डॉक्टर्स खुद के इसमें से प्रोक्योर कर रहे हैं। इस डॉक्टर्स को कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पीपीई। निजी डॉक्टरों की क्लिनिक और अस्पताल न खोलने की कुछ वजह उनके हिसाब से सही हो सकती है, पर इन हालातों में क्लिनिक और अस्पताल बंद रहना बहुत ज्यादा चिंताजनक है। सामान्य मरीज को इलाज के लिए अगर कोविड-19 अस्पताल में जाना पड़े तो उसे संक्रमण का खतरा है और पहले से वर्कलोड के तले दबे मेडिकल स्टाफ को और काम करना पड़ेगा। तो ये है मुंबई का रियलिटी चेक, जहां कुछ हॉस्पिटल्स एसबीएमसी की बात का संज्ञान लेते हुए इसको सीरियसली ले रहे हैं, और कुछ हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं जो अभी तक लॉकडाउन से जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक बंद है। तनुश्री पांडे, मुंबई आज तक।